डीबी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अविनाशी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त यूपी की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार संभल के मामले पर योगी सरकार पर हमलावर है, उनसे लगातार सवाल कर रहा है। समाजवादी पार्टी जहां इस मुद्दे को लेकर लगातार उठाई रही है, तो अब इस मामले में कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस भी इस मामले को लगातार सड़क से लेकर संसद तक उठाई रही है। कल जैसा कि आप सभी ने देखा था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां जाना चाह रहे थे संभल में, तब उन्हें रोका गया। यूपी की गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें रोका गया और आज इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा की गई है। लेकिन क्या चर्चा हुई इसके बारे में हमारे सहयोगी अविनाश जी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि कल क्या कुछ हुआ, उसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है, पहले आप वो देख लीजिए। आपके मूवमेंट के बारे में जो डीएम संभल है उन्होंने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर किया है, तो इसी वजह से हम यहाँ से आपको आगे अलाउ नहीं कर सकते। बट एज एलओपी आई एम अलाउड टू गो, इट्स माई राइट टू गो देयर टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरा अधिकार है ये। बट ऑन व्हाट बेसिस इफ दे डिनाई द एलओपी परमिशन टू गो विद द इशू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बट आई एम गोइंग टू गो विद द पुलिस क्वाइटली एंड कम बैक। जब कंडीशन लॉ एंड ऑर्डर की नॉर्मल हो जाएगी तब आप जाके बात कर सकते हैं, उस समय कोई इशू। सुनिए, जो ऑर्डर है उसकी कॉपी दीजिए हमें। ठीक है, वो मिल जाएगी मैम। और क्योंकि हम जानना चाहते हैं किस आधार पे आप रोक रहे हैं। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है, हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, तो देखते हैं अभी। Order says that you are planning to go to Sambal and that they should keep a strict eye on what your movements are and not allow you to go beyond the border. जनपद की सीमा पे ही रोकना है, तो जनपद की सीमा तो है नहीं है। दिस इज द बॉर्डर ऑफ गाजियाबाद। गाजियाबाद का ऑर्डर है संभल का। दिस इज एड्रेस टू गाजियाबाद। अब हमने उनसे परमिशन मांगा है कि अगर हम दो लोग उनकी गाड़ी में बैठकर उन्हीं के साथ जाएं और बाकी कोई नहीं आए तो वो अलाउ करेंगे कि नहीं, तो वो पता करने गए। इंडिविजुअली भी मैं जाने को तैयार हूँ, उनकी गाड़ी में जाने को तैयार हूँ, बस देखने मगर नहीं अलाउ करने। This country, are you aware of that? Sir, I know, sir. तो आप लिख के भेज दो सर, we get it examined also and we'll let you know, sir. तो आप पता करिए अपने डीएम साहब से, आप पता करके हमें जवाब दीजिए। जी जवाब दीजिएगा हमें। Just now spoke to DGP. He is told if you are not, he is telling law and order issues. Law and order issues are 6 तारीख के बाद तो यू गिविंग मी अ कमिटमेंट है 6 के बाद विल गो, मतलब ऑन 6 to 7 ओके 6 के बाद जब भी आप परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तब होगा। अब हमें परमिशन के लिए अप्लाई, जो भी आपका प्रोटोकॉल आता है। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी तो ये थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लगातार कल आपने देखा किस तरीके से कोशिश करते रहे और बोलते रहे, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं लोकसभा में विपक्ष का नेता हूं, क्या आपको इसके बारे में जानकारी है, आप किस इस अधिकार से आप मुझे रोक रहे हैं, मेरे पास अधिकार है वहां जाने का, आप ज्यादा लोगों को नहीं, कम से कम मुझे ही जाने दीजिए, मैं आपकी गाड़ी में बैठकर जाने तक को तैयार हूं। लेकिन इसके बाद भी जो है उन्हें जाने नहीं दिया गया। इसके बाद फिर अंत में, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा था, काफी लोगों को समस्या हो रही थी, इस वजह से जननायक की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी ने अपना कदम पीछे किया और वो वापस चले गए। लेकिन आज इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की गई, संसद में इस मुद्दे को उठाया गया। कांग्रेस सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके अधिकारों को रोका गया है और उसके बाद भी उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो लोकसभा की कार्रवाई में आज क्या कुछ हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं अविनाश जी से। अविनाश जी, इस मुद्दे को फिर से आज लोकसभा यानी कि संसद में उठाया गया, क्या कुछ हुआ आज? हाँ, ये तो पहले ही राहुल गांधी ने बोला था कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा और आज गौरव गोगोई जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं उनकी तरफ से ये मामला उठाया गया। उनसे सीधा सवाल यही पूछा कि भाई राहुल गांधी के संभल में जाने से क्या दिक्कत आ रही है, वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता की हैसियत से भी यदि वो जा रहे हैं तो आप उनको रोक नहीं सकते। उनका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो कहीं पर भी जाएं, जहाँ कोई कर्फ्यू तो लगा हुआ नहीं है वहाँ पर कि ऐसा यदि आपने निषेधाज्ञा भी लगा दी है। तो राहुल गांधी ने बोला था कि भाई हम अकेले जाने को तैयार हैं, एक आदमी को तो आप नहीं रोकेंगे, आप अपनी गाड़ी में हमको लेके चलिएगा। लेकिन प्रशासन ने उनको, राहुल गांधी को खाली संभल ही नहीं बल्कि पूरे वेस्ट यूपी में जाने पर रोक लगा दी है
राहुल गांधी को कहाँ रोका गया? दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया कि उनको यूपी में ही नहीं घुसने दिया गया। भाई राहुल गांधी के यूपी में आने से क्या परेशानी आ रही है आपको? और यही बात गौरव गोगोई ने, कांग्रेस के सांसद ने उठाई लोकसभा में कि भाई राहुल गांधी का अधिकार है, आप उनका अधिकार उनसे नहीं छीन सकते और उनको संभल में जाना है। भाई जब आपका लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल में है तो राहुल गांधी के जाने से उसमें क्या बिगड़ जाएगा? राहुल गांधी सिर्फ वहाँ पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये आपका कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि एक आदमी जाता है आप उसको रोक लेते हैं? चाहे राहुल गांधी हो या किसान हो, किसान यदि शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं तो आप उनको हिरासत में ले लेते हैं और आप बोलते हैं कि भाई यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। आप एक एक आदमी से डर रहे हैं, आप किसान से डर रहे हैं, आप राहुल गांधी से डर रहे हैं, तो आपका ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? और अब तो हालत ये है कि संभल की बात को सदन में भी नहीं उठाने दिया जा रहा है। राहुल गांधी एलओपी हैं और इस हैसियत से वो किसी भी मुद्दे को सदन में उठा सकते हैं, लेकिन संभल की बात आते ही लोकसभा अध्यक्ष टोक देते हैं सिर्फ शून्यकाल में, क्योंकि सदन काफी दिनों तक चला नहीं और इस मुद्दे को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने जो इजाजत दी वो शून्यकाल में दी। और शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए जाते हैं जरूरी नहीं कि सरकार उस चीज का जवाब भी दे। तो एक तरीके से आप अपनी बात ही बस खाली रख सकते हैं, सदन में सरकार की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है और इसीलिए ये मुद्दा बार बार उठ रहा है। और ये बात तो तय है, राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं आप हमको कितनी बार रोकेंगे, संभल तो वो जाएंगे ही। आज रोक दिए गए तो 10 तारीख तक के लिए निषेधाज्ञा लगा दी गई है तो 10 तारीख के बाद वो जाएंगे। लेकिन मामला वही है कि आप सरकार किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर आपने 12 घंटे के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल कर ली थी तो फिर अब 12 दिन के बाद ये क्या परेशानी आ रही है कि एक व्यक्ति कोई जाना चाहता है संभल में और अब आप उसको रोक रहे हैं? कल आप देखा भी था जिस तरीके से प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि आप बताइए कि ये ऑर्डर किसने दिया है और ये कहां से सीमा लगती है कि संभल की तरफ से आदेश आया है, वहां के जिला प्रशासन की तरफ से आदेश आया है या फिर गाजीपुर की तरफ से आया है? मतलब ये वो तमाम सवाल पूछ रही थी लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और आज जब सदन में ये सब संसद में जब ये बात की गई तो तब भी इस पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, अगर संभल के जिलाधिकारी ने आदेश दिया है तो भाई उनका जो आदेश है वो संभल के बॉर्डर के लिए लागू होता है। लेकिन राहुल गांधी को तो आपने नोएडा और जो दिल्ली का बॉर्डर है गाजियाबाद का, आपने उसको वही रोक दिया। तो क्या ये नोएडा के डीएम की तरफ से आदेश निकले थे कि गाजियाबाद के डीएम की तरफ से आदेश निकले थे? ये प्रशासन ये भी बताने को तैयार नहीं है। मतलब एक तरीके से यदि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस तरीके के आपको किसी को रोकने का पहली बात अधिकार नहीं है और दूसरी बात यदि आप रोक रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस अधिकार से रोक रहे हैं। और राहुल और प्रियंका गांधी ने फोन पर भी बात की डीजीपी से तो वो भी उस चीज का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास कोई ऑर्डर था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ सरकार का आदेश था कि राहुल गांधी को रोकना है। आदेश कुछ भी नहीं, आदेश जो था वो एक तरीके से देखा जाए सरकार का था, कोई लिखित आदेश नहीं था, सिर्फ एक मौखिक आदेश था। और उस मौखिक आदेश का पालन भाई क्योंकि आदेश जो आया है वो सरकार की तरफ से आया है तो जाहिर सी बात है प्रशासन को उस आदेश का पालन करना था और लिखित आदेश दे नहीं सकते थे क्योंकि भाई उसके बाद उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता। तो इसीलिए बस खाली लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाते हुए राहुल गांधी को उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से मौखिक आदेश था ना कि लिखित दिया गया था, क्योंकि अगर लिखित आदेश दिया जाता तो उन्हें पूरी की पूरी चीज बतानी पड़ती कि क्या कारण है, क्या वजह है जिस वजह से रोका जा रहा है। क्योंकि विपक्ष के चाहे राहुल गांधी ही ना हो बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जब इससे कुछ दिन पहले जाना चाह रहा था तब उन्हें भी रोका गया था। तो मतलब कह सकते हैं कि विपक्ष के जो दावे हैं वो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। हाँ, वहां पर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। अब यदि स्थिति इतनी ज्यादा खराब है तो हम तो ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को वहां जाना चाहिए, उनके जाने से स्थिति सुधर सकती है। यदि विपक्ष के नेता नहीं जा रहे हैं तो फिर सत्ता पक्ष के नेता चले जाएं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास गृह मंत्रालय भी है और उनका जाना ज्यादा जरूरी हो जाता है यदि वहां का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है तो। और यदि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही है तो फिर वहां भाई फिर किसी को भी जाने दिया जाए। आप उपद्रवियों को तो आने देंगे क्योंकि प्रशासन का कहना है 20-30 हज़ार उपद्रवी आ गए थे 24 तारीख को, लेकिन एक व्यक्ति जो वहां शांति के लिए जाना चाह रहा है, जो वहां पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जाना जा रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं। तो ये बात ना तो सत्ता पक्ष के लोगों को संभवतः समझ में आ रही होगी और विपक्ष तो इसको लेकर सवाल लगातार पूछ रहा है कि भाई यदि संभल में स्थिति कंट्रोल में है तो फिर सरकार किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष के किसी भी नेता को संभल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो एक तरफ आपको बता दें कि जहां यूपी की सियासत गरमाई हुई है, संभल मामले को लेकर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है, सरकार से सवाल कर रहा है, तो इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कल 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ढाया गया था और 1992 को उस मस्जिद को ढाया गया था और 6 दिसंबर की तारीख है कल। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे यूपी की सियासत हिल सकती है। तो क्या बयान दिया है पहले आपको
सुनवा देते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। तो ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मुद्दे को बांग्लादेश से देश से जोड़ा है, और इसी के साथ ही कल जो बाबरी मस्जिद को ढाया गया था 6 दिसंबर को, इसका भी जिक्र किया है उन्होंने अपने इस बयान में। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि इसके तार जो है बाहर से जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे? यूपी पुलिस जो है, जो संभल में हिंसा हुई थी, उसको पाकिस्तान से लेकर जोड़ रही है, तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इसको बांग्लादेश से जोड़कर देख रहे हैं, और ये बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, फिर से इस नारे को दोहराया है। तो क्या कहना चाह रहे हैं सीएम योगी? हाँ, योगी जी ने जो बोला है, पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई सरकार यहाँ किसकी चल रही है। भाई आपकी सरकार है, आप गृह मंत्री हैं, और आप कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वही संभल में हुआ। अरे भाई, बांग्लादेश में तो भारत का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन संभल यूपी में आता है। आप सीएम है यूपी के, आपके पास गृह मंत्रालय है, तो आप जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी तुलना आप संभल से कैसे कर सकते हैं? संभल में तो भाई परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए आपके हिसाब से तो। और यदि बांग्लादेश वाली स्थिति संभल में है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो सवाल तो एक तरीके से ये योगी आदित्यनाथ से ही पूछना जाना चाहिए कि यदि वो कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश का डीएनए और संभल का डीएनए एक जैसा है, तो फिर बांग्लादेश वाली स्थिति यूपी में क्यों बन रही है? और दूसरा, उन्होंने जो बयान दिया है कि अयोध्या को संभल से जोड़ा है, तो क्या जो अयोध्या में हुआ, अब क्या वो बीजेपी संभल में भी करेगी? तो जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसी प्लान पर क्या बीजेपी का अगला प्लान संभल को लेकर, जामा मस्जिद को लेकर तैयार हो रहा है? और तीसरी बात यह कि इस समय योगी का बयान क्यों आया, योगी जी का बयान क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबकी नज़रें जो हैं वो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हैं, और योगी आदित्यनाथ को भी ये पता है कि वो सीट का जो सामाजिक समीकरण है वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। तो इसीलिए उसको फेवर में लाने के लिए इस समय अयोध्या, संभल, तमाम मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से मिल्कीपुर सीट जीत ली जाए, क्योंकि अयोध्या लोकसभा सीट जब से बीजेपी हारी है तब से वैसे ही इस मुद्दे को लेकर वो पूरी तरीके से बैकफुट पर है। तो मिल्कीपुर को बचाने के लिए इस तरीके के बयान अभी से शुरू हो गए हैं। आज मतलब एक तरीके से अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, और बटोंगे और कटोंगे जिसको नारा योगी जी महाराष्ट्र में देके आए थे, अब उसको उन्होंने यूपी में केस कराने की शुरुआत भी कर दी है। मतलब मिल्कीपुर सीट के लिए अभी से तैयारियां शुरू करना स्टार्ट कर दी है। हाँ, मिल्कीपुर को लेकर आप क्या संभल जो आपने, मतलब आपका ही कहना है कि भाई बांग्लादेश का जो हुआ वो संभल में हो रहा है, तो या तो फिर सरकार का पूरी तरीके से फेलियर है इस चीज को लेकर, या फिर सरकार के इशारे पर हुआ है। ये जवाब तो योगी आदित्यनाथ को ही देना चाहिए कि। और दूसरी बात यदि मिल्कीपुर सीट के लिए ये सब चीजें चल रही हैं, तो फिर ये बहुत ही भयानक स्थिति देश के लिए होने वाली है। तो अब इस पर, क्योंकि यदि संभल में हुआ है तो ये मान के चलिएगा किसी दूसरी जगह भी हो सकता है। अभी तो आप देख रहे हैं कि बदायूं का मामला और चला गया है, तो फिर यदि बदायूं में सर्वे होता है तो फिर बदायूं को सुलझाया जाएगा, वाराणसी का मामला अलग एक खड़ा हो ही गया है। तो इस तरीके से एक के बाद एक यदि इस तरीके की स्थितियां आप लेके आते चले जाएंगे
तो शायद आपको सत्ता मिल जाए, लेकिन देश की हालत क्या होगी इसको अब सोच भी नहीं सकते हम। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि यूपी में जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है लगातार। इस तरीके के आदेश, इस तरीके के जो सर्वे करवाते जाएंगे तो ये चीजें हो सकती हैं यूपी में यदि इस तरीके से चलता रहा है, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण तो काफी हद तक एक तरीके से खराब करने की कोशिश की जा रही है कि संभल की जो हिंसा हुई है और जिस तरीके से वाराणसी में हुआ है, उसके बाद लोग बाग डरे हुए हैं और डर का माहौल ही एक बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है कि भाई जब आप धर्म का डर दिखाएंगे तो लोग आपसे नौकरी की बात नहीं करेंगे, लोग आपसे बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे। लोगों का पूरा ध्यान एक तरीके से चला जाता है धर्म के ऊपर। और ये सब चीज़ें चुनाव के समय पर ही क्यों आती हैं? क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत ही एक तरीके से मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है जिस पर चुनाव संभवतः फरवरी में होगा, क्योंकि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा तो उसी समय मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। तो उस फरवरी की तैयारी आपने अभी से स्टार्ट कर दी है कि हाँ, तो एक सीट जीतने के लिए क्या आप पूरे यूपी के सांप्रदायिक सौहार्द के जो वातावरण है उसको दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं? ये सवाल तो सरकार से ही पूछा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में और यूपी के जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे तब भी इस तरीके के बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे और अब मिल्कीपुर सीट के लिए अभी से ही ये बयानबाजी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से शुरू हो गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि मदरसा एक्ट में संशोधन के लिए योगी सरकार जो है विधानसभा में बिल पेश कर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां यूपी में जो मुस्लिम जो मस्जिदें हैं उसकी सर्वे की जो चर्चाएं चल रही है, बात चल रही है और इस बीच मदरसा एक्ट में संशोधन का बिल जो है विधानसभा यानी कि यूपी विधानसभा में पेश किया जा सकता है। अविनाश जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या जानकारी है? जो मदरसा एक्ट जो था 2004 में मुलायम सिंह जब से मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो लेके आए थे। तो पहले तो एक कोशिश की गई थी कि जो मदरसा एक्ट है इसको ही खारिज करा दिया जाए। हाई कोर्ट में एक तरीके से देखा जाए तो सफलता भी मिल गई, हाई कोर्ट ने उस एक्ट को खारिज कर दिया। लेकिन 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो आदेश था उसको पलट दिया और जो मदरसा एक्ट है उसको मंजूरी दे दी। बस खाली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इंटर के बाद की जो डिग्रियां हैं, कामिल और फाजिल की डिग्री जो दी जाती थी, तो उसको उस मंजूरी नहीं है, वो एक्चुअल में रिसर्च के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए दी जाती थी। अब उसी को लेकर यूपी सरकार एक कानून लेके आ रही है जो मदरसा एक्ट में संशोधन ही किया जाएगा और उसमें जो भी कॉलेज जो भी मदरसे कामिल और फाजिल की डिग्री देते हैं उनकी मान्यता को रद्द किया जाएगा। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ही मदरसा एक्ट को एक कमजोर करने की कोशिश शुरू हो गई है। और वैसे पहली कोशिश तो यही चल रही थी कि मदरसे ही बंद कर दिए जाएं। उसके लिए सर्वे कराया गया था और उस सर्वे में 8000 के करीब मदरसों को ये बताया गया कि भाई ये अवैध रूप से चल रहे हैं। और उसके बाद फिर एक याचिका दायर होती है कि तो उस तरीके से मदरसा एक्ट को कमजोर करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो सरकार की तो पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से मदरसा जो अधिनियम है उसी को खत्म कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते सरकार उसको खत्म तो नहीं कर पा रही है, लेकिन उसको कमजोर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है तो एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी अविनाश जी। देखा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जहां आदेश दिया है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई लगातार योगी सरकार के द्वारा की जा रही थी उस पर रोक लगाई थी और कहा भी था कि जब अगर आप ऐसा कोई आदेश पारित करते हैं तो उसके लिए 15 दिन का नोटिस देना होगा। बहुत सारी चीजें, काफी ज्यादा नियम बताए गए थे, लेकिन इस बीच खबर यह भी सामने आई थी, ये चर्चा भी चल रही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की योगी सरकार के द्वारा अवहेलना की जा रही है। आपको बता दें कि जिस संभल में जहां हालात इतने ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं और इस वजह से उनके विपक्ष के नेता या किसी को भी वहां जाने से रोका जा रहा है, तो इस बीच खबर यह भी आ रही है कि वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी आप इस पर? हाँ, यदि बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बुलडोजर जस्टिस को लेकर आदेश दिया था कि आप किसी का घर इस तरीके से नहीं गिरा सकते कि आपका एक आदमी जाता है और वो सीधा ऐलान कर देता है या कोई नोटिस चिपका देता है कि 24 घंटे के अंदर आप अपना सामान बाहर निकालिएगा और उसके बाद बुलडोजर आपका खड़ा हो जाता है जाके। बोले यदि किसी का कोई मकान अवैध है तो भी आप उसको ऐसे नहीं गिरा सकते, आपको उसको नोटिस जारी करना पड़ेगा, उसकी बात को सुनना पड़ेगा और नोटिस जो भी जाएगा वो रजिस्टर्ड डाक से जाएगा और उस डाक को में जो आप पोस्ट करेंगे और उसको जो नोटिस मिलेगा तो उसमें 15 दिन के बाद ही आप कोई कार्रवाई कर पाएंगे। 24 तारीख को यदि वहाँ हिंसा हो रही है, 24 तारीख को हिंसा होती है संभल में, और यदि अब बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ शुरू हो गई है तो अभी तो 15 दिन का समय भी नहीं हुआ है। नोटिस के बाद 15 दिन के बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 15 दिन पहले से ही अपने आपका बुलडोजर चलना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है कि सरकार कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रही है।
तो जाहिर सी बात है यदि ऐसा कुछ हुआ है तो फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की जाएगी और कोर्ट ही सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है और जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उनको पूरा मुआवजा देने के आदेश दे सकता है। तो ये यदि इस कार्रवाई को लेकर तो योगी सरकार तो बुरी तरीके से गिर जाएगी। साथ में सुप्रीम कोर्ट के मामले में आपको बता दें कि आज जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रद्द करने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि इससे पता चल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसमें यह पता चल जाएगा कि जो सीएम योगी की तरफ से लगातार जो है यूपी की मस्जिदें हैं उनके सर्वे कराने के आदेश दिए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस आदेश से कहीं ना कहीं उनको झटका लग सकता है। अविनाश जी क्या कहना चाहेंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है, इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट रुख ले सकता है? वर्शिप एक्ट पर जो सबसे बड़ा मामला यही है कि यदि वर्शिप एक्ट को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट मान लेता है तो फिर जितने भी मस्जिदों के सर्वे चल रहे हैं वो सारे सर्वे एक तरीके से खारिज हो जाएंगे और रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप किसी भी धर्म स्थल की प्रकृति को नहीं बदल सकते। यदि वो मस्जिद है तो आप उसको आंशिक रूप से भी मंदिर के रूप में चेंज नहीं कर सकते या चर्च के रूप में नहीं बदल सकते। आप किसी भी धर्म स्थल को बदल नहीं सकते। यदि आप उसमें बदलाव ही नहीं कर सकते, उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते हैं, तो फिर सर्वे किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि आप आज सर्वे करेंगे फिर उसके बाद आप उस पर कुछ दावेदारी शुरू कर देंगे, दूसरा पक्ष दावा करने लगेगा कि वहाँ कमल का फूल निकला हुआ है या वहाँ कुछ और चीज़ निकली हुई है कि भाई ये तो मंदिर था या चर्च था या मठ था, कुछ भी था। तो अब उसको लेकर यदि और ये जो वर्शिप एक्ट जो लेके आया गया था वो इसीलिए लेके आया गया था कि भाई एक के बाद एक, क्योंकि अब एक बीजेपी नेता का बयान आ रहा है कि देश में तकरीबन 36,000 मस्जिदें हैं जो जिनका निर्माण मंदिर को तोड़कर कराया गया है। तो यानी कि 36,000 केस आप तैयारी करके बैठे हुए हैं कि एक सुलझेगा तो हम दूसरा ले आएंगे, दूसरा सुलझेगा तो हम तीसरा ले आएंगे। तो इसी को लेकर वर्शिप एक्ट लेके आया गया था कि भाई देश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना रहे, जो 1947 में जो परिस्थितियां थी धर्मस्थलों की वही बनी रहे। तो उसी को लेकर अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि भाई जो संसद का कानून है उसको पूरी तरीके से माना जाए या उसके किसी पैरे को एक तरीके से किनारे रख दिया जाए या कह दिया जाए कि भाई वो जो कानून बनाया गया था उसमें सर्वे की बात नहीं लिखी गई थी। तो भाई यदि सर्वे होगा भी तो उसका फैसला क्या होगा, परिणाम क्या होगा कि आप उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये सर्वे एक तरीके से देखा जाए विवाद को ही पैदा करेगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज़्यादा निगाहें हैं कि जो वर्शिप एक्ट है उसको लेकर वो क्या फैसला देता है। यदि उस कोर्ट को पूरी तरीके से करता है तो फिर ये मान के चलिएगा कि ये जो सर्वे वाले विवाद हैं ये सारे के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे और संभल जैसी जो स्थितियाँ बनी हैं वो स्थितियाँ दोबारा निर्मित नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज फैसला हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा और इसके बाद जो लगातार यूपी से जो खबरें आती रहती हैं मस्जिद मंदिर की लेकर शायद उन खबरों पर रोक लग सकेगी और हम और आप उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जी अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, यदि इस तरीके का यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता है कि किसी तरीके के सर्वे को मान्यता नहीं रहेगी, आप किसी भी मस्जिद ही नहीं, आप चाहे मंदिर हो चाहे बौद्ध मठ हो या चर्च हो, इस तरीके का आप किसी भी उसमें सर्वे नहीं कर सकते धर्मस्थल पर। तो इस जो विवाद हो रहे हैं मंदिर और मस्जिद को लेकर, सबसे ज़्यादा विवाद तो मंदिर और मस्जिद को लेकर ही हो रहे हैं कि 500 साल पुरानी बता दी जाती है मस्जिद जो है, वहाँ पहले मंदिर था, या 800 साल पुरानी मस्जिद को मंदिर का दावा कर दिया जाता है। तो इस तरीके के विवादों पर जरूर रोक लग जाएगी। और एक जो मुद्दा था वर्शिप एक्ट में अयोध्या वाला वो तो वैसे भी सॉल्व हो चुका है, वहाँ तो मंदिर बन चुका है। तो अब उसके बाद जो सारे विवाद हैं वो एक तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाएंगे और उसके लिए जरूरी सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सीधा फैसला ले। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, आपने तमाम जानकारी दी। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि लगातार जो हम और आप जो इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं मंदिर मस्जिद की बात की जगह हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जो सरकार ने वादे किए थे जब उन्हें सत्ता में आना था, जो जनता से उन्हें वादे किए थे विकास के, कि क्या वो पूरे हुए नहीं हुए, इस पर हम बात कर पाएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी।